हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैटरल शिफ्ट, पार्श्विक विस्थापन। तो आज हम समझते हैं कि फेनोमेनन कैसे होता है और इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देखेंगे इस लैटरल शिफ्ट को और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बिल्कुल समझ जाना है लैटरल शिफ्ट को, लैटरल डिस्प्लेसमेंट को। इसका एक और नाम है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन को आज हम समझेंगे बिल्कुल 100%। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जस्ट परपेंडिकुलरली कहीं वो मूव कर जाए, तो ये बात है। तो इस बात को हम पूरा समझेंगे कि आखिर लैटरल शिफ्ट क्या है। डिस्प्लेसमेंट, शिफ्ट का मतलब भी क्या होता है? यहाँ पे है शिफ्ट हो गया यहाँ पर, तो वही बातें हैं, बदल जाना, एक जगह से जस्ट लंबवत बदल जाना। तो आज हम लोग समझेंगे कि लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता कैसे है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो बिल्कुल आपको वीडियो के लास्ट तक याद हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो जैसे ही हम एक कांच का स्लैब लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, रिक्वायर्ड थिंग्स क्या है उसको ध्यान से सुनना। अब आप कहिए कि सर लिखना आप तो सिखाते हैं, डेरिवेशन सिखाते हैं, और लिखेंगे कैसे? तो हम जो बोल रहे हैं ना कि हम एक कांच का एज लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, यही लिखना है, ठीक है, जिसे हम नहीं लिखते हैं। तो ये बातें समझना है आपको कि खुद से हम कितना भी अच्छा लिख दें, आप एग्जाम में खुद से ही लिखोगे। इसीलिए मेरे बात को समझो, कंसेप्ट समझो कि हाँ क्या है। लिखने के लिए तो आप खुद लिख सकते हो। तो आप क्या लेते हैं? तो आप एक कांच का स्लैब लेते हैं। स्लैब का मतलब होता है गुटका। तो कांच का एक स्लैब लेते हैं जिसकी मोटाई टी है। अच्छा, जिसकी मोटाई टी है, तो हम एक कांच का स्लैब ले लेते हैं। तो एक कांच का स्लैब हो गया। इसका मोटाई कितना हो गया? टी हो गया। तो ये पूरा कांच का स्लैब है जिसका मोटाई टी है। अब हम एक का सोर्स लेते हैं, स्रोत लेते हैं, और उस पर क्या करते हैं? तो लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं। इससे लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं। अगर ध्यान से देखना, अगर इस स्लैब नहीं होता, अगर इस स्लैब नहीं होता तो ये लाइट जो है सीधा ऐसे निकलता, लेकिन इस स्लैब है तो क्या हो जाएगा? एक अभिलंब बनेगा, नॉर्मल बनेगा, और नॉर्मल और इसके बीच जो एंगल क्रिएट होगा, इस एंगल को क्या कहेंगे? आई कहेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अच्छा ऊपर में तो हवा है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अच्छा, तो प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अच्छा, मुड़ गया। तो जैसे ही मुड़ गया तो इसको कहेंगे आर। ध्यान से देखो, एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि यहां कितना बच गया? तो अगर आप समझे होंगे तो समझ जाइएगा कि यह अगर आई हो गया तो इधर भी दोनों मिलाकर आई होना है, लेकिन यहां पर अगर आर हो गया तो ये जो बच गया आई माइनस आर बच गया। ये बातें तो आप जानते होंगे, क्योंकि ऊपर में जितना आई है उतना ही नीचे में भी आई है। अरे आई है का मतलब यहाँ आई, वो अल्फाबेट वाला आई। तो आई का मतलब ऐसे, तो ऊपर में जितना हुआ उतना ही नीचे में हुआ। इसका मतलब कि ऊपर आई है, नीचे भी आई होगा, लेकिन यहां पर तो आर हो चुका है। तो आर हो चुका है तो इसका मतलब जो बचा हुआ है वो आई माइनस आर है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है।
तो आई हो गया और नीचे आर हो गया। तो यहां पर जो होगा इसको क्या कहेंगे, तो आई माइनस आर कहेंगे। इस एंगल को क्या कहेंगे, आई माइनस आर कहेंगे। ये बातें तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है, आई माइनस आर कहेंगे। अब यहां से एक और नॉर्मल होगा, और नॉर्मल जनरली 90 डिग्री होता है, देखिएगा टेढ़ा ना हो जाए। तो जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा तो अब ए भी तो निकल रहा है ना, और ध्यान से अगर देखे होंगे तो ए और ए पैरेलल लाइंस हैं दो, तो दो पैरेलल लाइंस हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर जो एंगल होगा वो आर के इक्वल होने वाला है। आर के इक्वल होने वाला है कैसे, तो जितना एंगल यहां होता है उतना ही एंगल यहां होता है। ये तो क्लियर सा चीजें हैं, तो इसमें तो कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा। तो इसका मतलब जो आर यहां होने वाला है वही आर यहां होने वाला है। अब ध्यान से देखना लास्ट स्टेप। तो जैसे ही अब प्रकाश सत्य क्या चीजें हैं, तो ग्लास है, और फिर ऊपर में एयर है, नीचे में भी एयर है। तो इसका मतलब कि अब डेंसर से रेयर में जाएगा। ओहो, डेंसर से रेयर में जाएगा, तो जाना तो चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो अब ये जो होगा ना, अब ये जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्टली आ रहा था ऐसे, अब जा रहा है, तो इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट भी कहते हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे का मतलब हो गया निर्गत किरण। अच्छा, तो आने वाले को आपतित किरण। अच्छा, आ रहा था तो आपतित, निकल रहा है, अच्छा निर्गत हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसको कहते हैं इमर्जेंट। और इस एंगल को कहते हैं ई, इमर्जेंट एंगल। और यहां पर अगर देखें तो अब हम कुछ नेम्स इसके लिख देते हैं। तो इसको ओ ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, यहां पर आपके इसको बी ले लेते हैं। अब इतना तक क्लियर हो गया हम लोगों का। और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें लेते हैं। तो क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि याद होगा आपको कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसके बीच की दूरी हमेशा, लंबवत दूरी जो होता है हमेशा बराबर होता है। जैसे ट्रेन का जो पटरी होता है, आप यहां नहीं, इंडिया के किसी कॉर्नर में जाओ, दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। वही बातें यहां हैं। तो यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन लेती हैं, और इसी परपेंडिकुलर लाइन को जो डिस्टेंस होता है इसको डी कहते हैं। और यही जो डी है वो लैटरल शिफ्ट है, पार्श्विक विस्थापन है। तो आ गया लैटरल शिफ्ट, हम लोगों का पार्श्विक विस्थापन आ गया। तो पार्श्विक विस्थापन अब कहते किसे हैं, अब सुनो पार्श्विक विस्थापन किसे कहते, याद हो जाएगा अब आप लोगों को बात। तो आपतित किरण, ओहो ये आ रहा था, और निर्गत किरण, तो जब किसी कांच के टुकड़े पर ना कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, पड़ती है, और निर्गत होती है, जब दूसरे सतह से निर्गत होती है, और दोनों के मध्य का जो लंबवत दूरी होता है उसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। सुन लीजिएगा एक बार और। तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका फॉर्मूला कैसे ज्ञात करेंगे, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ। ध्यान से सुनना, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी इस पर हैं कि कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, कैसे जानेंगे हम कि हाँ ये तो डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब ये आ रहा था ऐसे और जा रहा है ऐसे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे। आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। कभी कभी आप लोग देखना, शीशा का एक स्लैब लेना, शीशा का एक स्लैब लेकर क्या करना कि शीशा के स्लैब को किसी चीज के ऊपर, मतलब कोई छोटा छोटा वड हो उसके ऊपर रखना। जैसे ही उसके ऊपर रखोगे तो वो वड लगेगा थोड़ा सा ऊपर आ गया।
तो इसका मतलब वो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड लगेगा और वो भी परपेंडिकुलर डिस्प्लेस्ड लगेगा। जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे, जैसे इस आप फोटो में देख रहे होंगे कि जो एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाता है, मतलब अलग हट जाता है। तो जो लंबवत दूरी होती है उस दोनों के बीच को, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अब उसके फॉर्मूला कैसे निकलेगा, कितना से डिस्प्लेस हो रहा है, आखिर डी बराबर फॉर्मूला क्या होगा। तो डी बराबर फॉर्मूला जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान दीजिए। तो ध्यान दो, तो हम इस एंगल को देखेंगे कि ये एंगल कितना है, I माइनस आर, और इसी के सामने ना ये है, तो इस सामने होने के कारण तो इस चीज को हम ले लेते हैं D कह लेते हैं, इस एंगल को, D दूसरा तो नहीं है, ठीक है। आप कहिएगा सर ये निश्चित है, फिक्स है कि हम D ही ले, नहीं यार, ये तो पॉइंट है जो अपने से आप कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे ही तो हम सोचेंगे कि अच्छा ये B है और D है, तो इसी के दूरी नो फाइंड करना है, तो इसके सामने होने के कारण तो इसको हम लोग P कह सकते हैं। P का मतलब होता है ना, जो एंगल बनता है, एंगल के सामने जो होता है उसको P कहते हैं, एंगल जिस पर बेस होता है उसको B कहते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाले को H कहते हैं। तो हम साइन का फॉर्मूला लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन I माइनस आर इक्वल टू, तो साइन I माइनस आर इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच। तो P के जगह पर क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखो, तो BD, और H के जगह पर क्या हो जाएगा, तो OB। एक लाइन और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो साइन I माइनस आर, BD को क्या कहते हैं हम लोग, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब तो उसको D से डिनोट ही करते हैं, तो D लिख दिए हैं, और OB का OB हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो एक कंडीशन है, D इक्वल टू लिख सकते हैं, D इक्वल टू अब हम लोग लिख सकते हैं। तो D इक्वल टू लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा OB साइन I माइनस आर। इसको इक्वेशन 1 लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेगा सर तो D इक्वल टू तो निकल ही गया, नहीं बाबू, D इक्वल टू निकला ही नहीं है। तो कैसे नहीं निकला सर, D इक्वल टू तो OB साइन I माइनस आर निकल चुका है। तो देखो OB आपको पता है क्या, तो OB नहीं पता है, तो अब OB निकालना पड़ेगा। हम क्या निकाल लिए, D बराबर OB साइन I माइनस आर। I पता होगा, R पता होगा, ठीक है, लेकिन अभी तक हमको OB पता नहीं चला। तो OB के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो क्यों ऐसा फॉर्मूला और कैसे कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं। अगर इस यही बात में हम B ले लेते तो B ले लेते तो ये तो हट होता ही नहीं ना, D बाई एच लेते तो इसका जरूरत ही नहीं था। हमको निकालना किसको था, D को। तो D के लिए इस एंगल के सामने वाले को ले रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ए लेंगे तो P होगा और P बाई एच कर दिए। अब हमको इससे OB को तो निकालना है, तो OB को निकालना है तो हम किसको जानते हैं, तो हम OA को जानते हैं। क्या OA होता है, तो ये T है, OA इक्वल टू T है, तो इसका मतलब हम इसको जान रहे हैं, इसको निकालना है, इसको जान रहे हैं। तो ये बातें कहां, तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला बातें आपको याद होगा। तो जैसे ही एंगल के लिए तो हम देखेंगे कि सटा हुआ है OA में, तो इसको कहते हैं B, और इसके सामने होने के कारण इसको कहते हैं H। तो इसका मतलब फॉर्मूला हो गया B और H के लिए cos थीटा। तो लिखेंगे हम लोग cos R इक्वल टू, cos R इक्वल टू, तो क्या होता है cos R इक्वल टू, तो फॉर्मूला होता है B बाई H। तो इसके लिए B कौन है, तो OA, H कौन है, तो OB। अच्छा, तो OB को तो चाहे तो इधर कर भी सकते हैं ना, उधर लेकर चले जाते हैं, आराम से सुविधा होगा हम लोगों को। तो जैसे ही आप यहां पर, तो आप लोगों को थोड़ा सा ब्लर दिखने लगेगा, यहां पर इसको लिख देते हैं। तो जैसे ही आप इसको लिखिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, OB इक्वल टू OA बाई cos R। इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो, तो OA के जगह पर क्या है, तो O से A को यह ना थिकनेस हुआ, ग्लास स्लैब का थिकनेस हुआ, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, T, थिकनेस ऑफ अ ग्लास। तो T कह लेते हैं। तो OB के जगह पर तो आ चुका है। तो इक्वेशन
टू को इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो देखो कितना आसान होने वाला है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखोगे तो यहाँ ओबी के जगह पर तो होना ही है, तो यही हो जाएगा फॉर्मूला हम लोगों का D इक्वल टू, आप लोग को आई थिंक यहाँ दिखाई देगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले है OB, तो OB के जगह पर क्या है, तो T cos R, और यहां पर इनटू क्या हो जाएगा, साइन I माइनस R। तो ये रहा आपका कंप्लीट फॉर्मूला। अगर इस कंप्लीट फॉर्मूला को आपको और अच्छा से लिखना है तो हम आपको बता देते हैं, लिख लो। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, D इक्वल टू, अच्छा पार्श्विक विस्थापन बराबर, तो पार्श्विक विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, तो T साइन I माइनस R बटा कॉस R। आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। यही होता है आपका किसका, तो पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक एलिमेंट होता है। समझ में तो बिल्कुल आ गया होगा। ऐसे भी आपको एक लाइन ही हम कहते हैं कि जैसे ही पार्श्विक विस्थापन पूछा जाता है तो पार्श्विक विस्थापन का मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य की लंबवत दूरी, तो उसको D से सूचित करते हैं। D बराबर फॉर्मूला होता है T साइन I माइनस R कॉस R। ये फॉर्मूला हो गया। तो पार्श्विक विस्थापन तो लेट्स टेक फुल कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का, नहीं इसमें अब कोई डाउट है? अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। तो रियल एंड एपरेंट डेप्थ जैसे ही आप बात करते हैं तो रियल का मतलब होता है वास्तविक गहराई और एपरेंट का मतलब होता है आभासी, काल्पनिक, जो हम लोग महसूस करते हैं वास्तविकता में वो होता नहीं है। ठीक है, तो डेप्थ दो प्रकार के होते हैं, एक रियल और दूसरा एपरेंट। तो रियल डेप्थ कहते किसे हैं और एपरेंट डेप्थ कहते किसे हैं, ये समझते हैं सबसे पहले। तो रियल का मतलब होता है जो बर्तन की कुल लंबाई होती है, जो वास्तविक स्थिति में अगर हम किसी चीज से मापे, मीटर स्केल से अगर हम उसको मापे, तो जो उसका कुल गहराई है उसको रियल डेप्थ बोलते हैं। और एपरेंट किसे कहेंगे, तो जब जैसे ही हम ध्यान से देखते हैं उसको, उस बर्तन में ध्यान से देखते हैं, जब कोई लिक्विड भरा रहे तो क्या होता है कि उसका गहराई में कुछ परिवर्तन लगता है। तो उसके गहराई में कुछ परिवर्तन लगता है तो इसका मतलब जो नया गहराई जनरेट हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एपरेंट डेप्थ। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर आपको एक ग्लास स्लैब रखे हैं, देखिए ग्लास स्लैब इसी को बोलते हैं। तो ग्लास स्लैब में क्या होगा, तो जैसे ही इस हम पेन को यहां पर रखे हुए हैं और लाएंगे तो थोड़ा सा इसका मतलब लगेगा कि आपको गहराई में हल्का परिवर्तन आ गया। तो जो परिवर्तन आया, तो जो हम देख रहे हैं कि हाँ कुछ परिवर्तन हुआ, तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, एपरेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए ये दोनों आपके सामने हैं और जैसे ही इसको यहां पर, तो इस पेन में जो इस मार्कर में इस दोनों के पोजीशन को आप देख सकते हैं। तो जैसे ही, तो ये आप जो देख रहे हैं ये रियल है और यहां जो ग्लास के थ्रू आप देख रहे हैं, इसके थ्रू जो आप देख रहे हैं वो एपरेंट है। ठीक है, तो जब आपके हाथ में एक ग्लास स्लैब होगा, इसका थिकनेस भी कुछ है, जो इसके पहले ही हम लोग पार्श्विक विस्थापन के दौरान हम लोग देखे थे कि T और D के लिए एक रिलेशन फाइंड किए थे हम लोग इसी वीडियो में। ठीक है, तो ये बातें तो समझ गए। तो रियल का वास्तविक गहराई का मतलब क्या होता है, वास्तविक गहराई का मतलब होता है कुल गहराई, मतलब रियली जो गहराई उसका है, कुल लंबाई, जो बर्तन की कुल लंबाई है। और एपरेंट का मतलब क्या होता है, एपरेंट का मतलब होता है जो महसूस हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली उतना है नहीं। तो दो चीजें हो गई, तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। तो इसको हम लोग सिंपली अगर डिफाइन करें, अगर इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे तो हम बार बार लिखेंगे RD और AD। तो RD का मतलब होगा रियल डेप्थ और AD का मतलब होगा एपरेंट डेप्थ। तो अब इसके लिए एक अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक डेफिनेशन होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। वास्तविक गहराई और काल्पनिक गहराई के अनुपात द्वारा, वास्तविक गहराई जो रियली डेप्थ है AD, तो वास्तविक गहराई और काल्पनिक गहराई के अनुपात द्वारा अपवर्तनांक को परिभाषित करते हैं। तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, N इक्वल टू RD
बाय एडी। तो हो गया n इक्वल टू आर डी बाई एडी, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला याद रखेगा, n बराबर होता है आर डी बाई एडी। अब ध्यान से सुनिएगा इसके कंसेप्ट को, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बनाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर अगर आप एनसीईआरटी देख लो तो 16, एनसीईआरटी देख लो तो 16। एनसीईआरटी में जैसे ही आप देखोगे क्वेश्चन तो हम आपको बता भी देते हैं कि ज्यादा आपको सुविधा होगा। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखा जाता है, 15 सेंटीमीटर का ग्लास स्लैब है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे वहां पर। तो एन बराबर क्या हो गया, आर डी बाई एडी। तो इतना तक अगर आप जानते हैं तो दो कंडीशन। तो हम आपको एक फिगर बनाते हैं और फिगर आउट करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये ऊपर में जो है एयर है, वाटर, तो एयर ऊपर में है, वाटर यहां पर है। ठीक है, अब दो कंडीशन हो सकता है। तो क्या कंडीशन हो सकता है, ध्यान से सुनो। तो अगर हम एयर में अवेलेबल हों, तो अगर कोई एयर में अवेलेबल हो और एयर से इसमें देख रहा हो तो क्या दिखेगा। तो ध्यान से देखना, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा जाता है, अच्छा विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा जाता है, तो वस्तु थोड़ा सा ऊपर दिखने लगता है, थोड़ा सा ऊपर दिखने लगता है। इसका मतलब क्या होता है कि वास्तविकता में वो ज्यादा होता है लेकिन आपको दिखता कम है। जैसे नदी के ऊपर से आप ब्रिज पर खड़े होकर अगर नदी की गहराई आप मापने की कोशिश करते हैं देखकर खुले आंखों से, तो आपको पता चलेगा कि जहां दिख रहा है कि पानी कम है, लेकिन अगर आप जंप मार दिए तो उसमें पानी बहुत ज्यादा है, आप डूब सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना इस बात को। जब कोई रेयर से डेंसर में देखता है तो आरडी इसका ज्यादा होता है और एडी क्या होता है, कम होता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। जब कोई रेयर से, रेयर का मतलब हो गया विरल से, सघन में देखता है तो आरडी ज्यादा होता है, रियल डेप्थ जो होगा वो ज्यादा होगा और एडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट यही प्रोसेस अगर जस्ट रिवर्स हम करें कि ठीक है डेंसर से रेयर में देख रहा है तो डेंसर से अगर रेयर में देखेगा तो आरडी और एडी, मतलब यहां एडी ज्यादा हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ ही ज्यादा हो जाएगा और आरडी क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन याद रखना, 1 मार्क्स के लिए फायदा आएगा। तो जैसे हम आपको समझा देते हैं, जब मछली आप पानी के अंदर देखते हैं, चाहे आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जो टब होता है या बाल्टी होता है, बाल्टी के पेंदी में अगर एक आप सिक्का रख देते हो तो सिक्का ऊपर दिखता है, ठीक है। अगर वही चीजें आप अपने आंख को नीचे इमर्ज कर लो, डुबा लो और ऊपर के चीजों को देखो तो उसके भी जो आकार है उसमें चेंज आएगा और वहां के लिए क्या हो जाएगा, जब आप डेंसर में रहेंगे तो वहां आरडी जो होगा छोटा हो जाएगा और एडी जो आपको दिखाई दे रहा है, एपरेंट डेप्थ जो उसका हाइट भी कर सकते हैं, एपरेंट हाइट जो उसका होगा ज्यादा हो जाएगा और आरडी ही उसका कम हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन है। एक कंडीशन किसके लिए है, तो जब आप एयर से मतलब रेयर से डेंसर में देखते हैं तब, और एक कंडीशन किसके लिए है, तो जब आप डेंसर से रेयर में देखते हैं तब। तो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन अगर आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट हम आपको बनाकर समझाने का प्रयास करेंगे, बस खत्म हो जाएगा। तो सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, जो एनसीईआरटी है वही हम बनाकर बता रहे हैं आपको। कह रहा है कि एक प्रेक्षक है, ठीक है, प्रेक्षक है, तो हम इसको हटा देते हैं और आप ध्यान से देखना।
तो एक प्रेक्षक है जो इस कांच के स्लैब से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देख रहा है, और एक कांच का स्लैब जो है, जो इसका टुकड़ा जो है, एक 15 सेंटीमीटर मोटा है और उसके तली में मतलब नीचे में एक सुई रखा हुआ है। तो बताना है कि उसका एपरेंट डेप्थ मतलब कितना पर दिखाई देगा और उसके वास्तविक आरडी में कितना चेंज आएगा। तो इस दोनों को हम देख लेते हैं, समझ में बिल्कुल आएगा। चेंज के लिए एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी हम समझाएंगे दूसरा फॉर्मूला। तो देखिएगा कैसे आप बता सकते हैं। कांच का जो है n इक्वल टू कितना है, तो 1.5। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू RD बाई AD। तो n इक्वल टू RD के लिए हम क्या देखेंगे, तो रियली जो कांच का मोटाई है वो 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर तो मोटा है। अब AD तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन n इक्वल टू मालूम है हमको 1.5। तो हम क्रॉस कर देते हैं, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 1.5। तो कट कर देंगे तो ये कितना से आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो मेरा RD जो गिवन था, RD कितना था, 15 सेंटीमीटर। तो RD 15 सेंटीमीटर था और AD 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब अब चेंज कितना हुआ, तो चेंज को अगर आप चाहें तो चेंज इक्वल टू क्या होगा, तो RD माइनस AD। तो RD कितना दिया हुआ है, तो RD दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और AD कितना दिया हुआ है, अरे इसको रियली इतना था, दिख रहा है 10 पर, तो चेंज कितना का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का। बस यही चेंज का फॉर्मूला हो गया, RD माइनस AD। इसको और एक और तरीका है जो डायरेक्ट बनाया जा सकता है इसको, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब आप कहिएगा सर 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देख रहा था, उसका क्या करें, तो उसका कुछ नहीं करना, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा, उसका कुछ नहीं हो सकता है, बस उसको छोड़ देते हैं। 50 से देखो, 100 से देखो, जहां दिखना है वही दिखेगा। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सो ध्यान से देखना, जो हम आपको बोल रहे हैं। आदमी रेयर में था और डेंसर में देख रहा था, तो रेयर से डेंसर हुआ। इसका मतलब यहां हो रहा था क्या, तो RD बड़ा होगा किससे, AD से। तो आप कहिएगा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। तो RD इसका 15 है और 10 है, तो सही है ना, सही है। अगर यही चीज डेंसर से रेयर के लिए होता, जस्ट रिवर्स होता। बात तो समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके और सारे पार्ट्स को, और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मछली वाले क्वेश्चन को। तब तक के लिए एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, जिसको आप लोग अपने घर से बनाकर भेजिएगा एज ए होमवर्क के तौर पर। तीस सेंटीमीटर है इसका थिकनेस, जो 30 सेंटीमीटर थिकनेस है। 1.6 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.6। तो गिवन में ही है RD इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और N इक्वल टू कितना है, 1.6। तो फाइंड करना है AD और फाइंड करना है इसका चेंज कितना होगा, दोनों फाइंड करना है, AD भी फाइंड करना है और चेंज भी फाइंड करना है। तो आप लोग घर से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत आप लोग को होगा नहीं, तो बनाकर भेजिए। तब तक के लिए हम वेट करते हैं।